खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर भी एक ज़माना है। ये शेर खुद पर विश्वास की एक नई कहानी कहता है। और आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने इस ना सिर्फ इस शेर की कहानी को जिया है, बल्कि सफलता की एक ऐसी गाथा, एक ऐसी पटकथा लिखी है जो आने वाले समय में हिमाचल के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। हम बात कर रहे हैं उद्योग निगम के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार जी की। राम कुमार जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक विकास की आपने एक नई ऐसी पटकथा लिखी है जिसके लिए आप पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत रहे हैं। बात हो रही है ड्रग पार्क की। तो पूरे हिंदुस्तान में 3 प्रदेशों को ये ड्रग पार्क मिलना तय था और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को ये मिला है। और आपका प्रयास जो सफलता हासिल की है उसने, तो सबसे पहले कितनी बड़ी उपलब्धि है और कैसा इस सफलता के बाद आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों को ये बहुत बड़ा एक बल्क ड्रग पार्क जो लगभग 40,000 युवाओं को रोज़गार देगा, 50,000 करोड़ का निवेश होगा, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और केंद्र व हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। आपने प्रश्न किया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। परसों जब 30 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन हुई तो कुछ समय के लिए मैं निशब्द हो गया था। भावनाएं एकदम मेरे मस्तिष्क में आने लगी और एक एक दिन जुलाई 2020 से अब तक वो सारे दिन, वो सारा क्षण मेरे जहन से गुजरते गए। और जिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना अपना योगदान दिया, वो सब मैंने स्मरण किए। और वास्तव में ये हिमाचल के लिए, ऊना के लिए, विशेष तौर पर हरोली के लिए एक बहुत ही अकल्पनीय, मैं कह सकता हूँ अद्वितीय एक विकास की गाथा इसके द्वारा लिखी गई है। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में ये बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। और अगर देश का सिनेरियो हम देखते हैं नेशनल सिनेरियो में, तो हिमाचल का राजनीतिक दृष्टि से कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग जी का। मुख्यमंत्री तो लगे ही, मुख्यमंत्री अगर हमारा यहाँ से प्रपोजल ना भेजते तो ये तो कुछ होना ही नहीं था। कि उन्होंने एक हिमाचल के लिए इतना बड़ा काम किया है। और देश में आपने स्वयं कहा है कि 3 प्रोजेक्ट मिले हैं, एक आंध्र प्रदेश को, दूसरा गुजरात को, तीसरा हिमाचल को। बड़े बड़े राज्य इसकी प्रतिस्पर्धा में थे। ये यूपी को नहीं मिला, ये बंगाल को नहीं मिला, ये बिहार को नहीं मिला, ये मध्य प्रदेश को नहीं मिला, और ऐसे प्रांत हैं जिन जो नहीं ये ले पाए। हम हिमाचल के लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े राज्य नहीं ले सके वो हमें मिला है। और हमारे नौजवान प्रदेश के, उनके लिए तो रोज़गार के नए द्वार इससे खुलेंगे। केवल हरोली ऊना नहीं, पूरे हिमाचल के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये मील का पत्थर हिमाचल के विकास में, हिमाचल की आर्थिकी को आगे बढ़ाने में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये पूर्ण विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या उम्मीद की जा रही है कि इसमें कितना निवेश होगा और कहीं और कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है सर? ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए कि जो प्रोजेक्ट 14,000 कनाल पर बनेगा, 1400 एकड़, अपने आप में एक बड़ी लैंड है 14,000 कनाल। उसके बाद इसके लिए जब बिजली की बात करेंगे तो 150 मेगावाट बिजली चाहिए। अभी तक ऊना ज़िला में 150 मेगावाट बिजली की खपत नहीं है, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो आईपीएस के ट्यूबवेल्स हैं। यानी कि डोमेस्टिक और कमर्शियल कुल मिलाकर भी 150 मेगावाट बिजली की खपत नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को इतनी चाहिए, 2.5 करोड़ लीटर, 25 एमएलडी के आसपास पानी चाहिए इसको, यानी 2.5 करोड़ लीटर पर डे पानी चाहिए इसके लिए। कितना इसका साइज़ है। और इसका जो एक सीईटीपी बनेगा, सेंट्रल एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, वही 160-65 करोड़ का बनेगा। और आपने कहा निवेश कितना होगा, तो परसों में शिमला था, हमारे अधिकारी सारे थे, मुख्यमंत्री ने स्वयं एक प्रेस वार्ता में कहा है कि 50,000 करोड़ तक इसमें निजी क्षेत्र के लोग अपने यूनिट्स लगाने के लिए निवेश करेंगे। 50,000 करोड़ हिमाचल के लिए। जरा 1 मिनट के लिए कोई विश्वास नहीं करेगा कि हिमाचल में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जिसे 50,000 करोड़ लगेगा। देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा ये। 40,000 के आसपास लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है।
और हज़ारों हज़ारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे रोज़गार मिलेगा। लोगों के जो अपने काम धंधे हैं वो भी इससे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट हिमाचल में आए, ऊपर से हरोली में आए, जहाँ से हमारा विधायक नहीं है, जहाँ से हमारा मंत्री नहीं है। मैं तो एक छोटे से निगम का वाइस चेयरमैन हूँ। उसके नाते मैंने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, कि हमारे उद्योग मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी के सहयोग से वो काम संभव करके हमने दिखाया है, जिसकी लोगों ने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। सर, जब आप ऐसा काम करते हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा काम है, और जब सरकार का मुखिया, मुख्यमंत्री और जब उद्योग मंत्री आपकी पीठ थपथपाते हैं, आपकी सराहना करते हैं इस अथक मेहनत के लिए, तब के जो महसूस जो क्षण होते हैं, जब जो जो आप महसूस करते हैं, वो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? मेरे पास शब्द नहीं है कि जब चाहे हमारे उद्योग मंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री, जब भी मेरी पीठ थपथपाते हैं, मुझे आशीर्वाद शाबाश देते हैं कि बढ़िया आप कर रहे हैं। और स्पेशली मुझे आज भी याद है कि हमने 10 दिन में 1000 कनाल 100 एकड़ के आसपास प्राइवेट लैंड के बयाने एफिडेविट्स लिए थे लोगों से। किसी को एक सिंगल पैनी पे नहीं की थी। विपक्ष के लोगों को उकसा रहे थे कि आप मत करो। उसके बावजूद हरोली के लोगों ने, कुठारबीत के लोगों ने, पोलिया के लोगों ने वो 100 एकड़ के बयाने हमें दिए इस प्रोजेक्ट की खातिर। और 10 दिन के अंदर हमने 1000 जो भूमि हमारी कम हो रही उसको पूरा किया। 1000 कनाल, बल्कि 1200 कनाल के आसपास थी, 1236 कनाल थी जो हमारी कम हो रही थी 14,000 कनाल से, वो हमने पूरी की। 10 दिन में पूरी की, नहीं तो हमारा तो नाम ही नहीं है ना। 1400 एकड़ चाहिए थी, 14,000 कनाल चाहिए थी। और जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी ज़मीन कम है, मुझे कुछ दिन अगर मिल जाते हैं तो मैं पूरी कर दूंगा, तो उन्होंने कहा आप करिए। लेकिन किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये वास्तव में 10 दिन में इतना बड़ा काम कर देंगे। उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुभाग सिंह जी थे, उन्होंने मेरे को पर्सनली कहा कि राम कुमार, ये हिमाचल में असंभव काम को आप हरोली वालों ने संभव करके दिखाया है, और एक मिरेकल हुआ है कि 10 दिन में इतनी बड़ी लैंड बिना किसी विवाद के, बिना कोई पैसा दिए आपने एक प्रोजेक्ट के लिए की है। उस समय हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी दिन रात काम करते थे। मैं स्वयं कोविड से पीड़ित हुआ, मैं टांडा हॉस्पिटल दाखिल हुआ। 22 सितंबर को मैं जब कोविड से फ्री होके, ठीक होके वापस आया, मैंने 23 सितंबर को फील्ड में जाकर पोनिया गांव में जाके इस काम में लग गया था, ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो। क्योंकि अगर 10 दिन में मैं 100 एकड़ लैंड पूरी ना करता तो ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं जाना था, प्रस्ताव किसी और का जाना था, क्योंकि एक प्रदेश से एक प्रस्ताव जाना था। बड़ी विडंबना ये थी कि जहाँ एक तरफ हम दिन रात काम कर रहे थे, हमारे अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी दिन रात लगे हुए थे। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने बहुत मेहनत किया और उसका जो परिणाम भी आपको सफलता के रूप में मिला है। लेकिन बात विपक्ष की चलिए तो बात दूर तक जाएगी। विपक्ष ये कहता है कि जिस रफ्तार से जो पीजीआई का काम हो रहा है, उसी रफ्तार से ये सिर्फ यहाँ काम होगा और सिर्फ घोषणा कागज़ों तक ही सीमित रह जाएगी, और कांग्रेस की सरकार आने पर ही ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में शुरू से ही नहीं थे, डे वन से नहीं थे। जब हम लोग कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में, ज़मीन पूरा करने में लगे थे, औपचारिकताएं पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे थे, उसी समय अगर आप अगस्त महीने के अखबार देखेंगे 2020 के, तो कांग्रेस पार्टी का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो डीसी ऊना के पास जाता है, और डीसी ऊना को ये बोलता है कि ये प्रोजेक्ट इस जंगल में, पोलियाँ बीत के जंगल में नहीं लगना चाहिए। अब कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट विनोद कुमार बिट्टू अगर वहाँ जाकर डिप्टी कमिश्नर के पास एक डेपुटेशन लाके जाके कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए, तो वो अपने आप तो गया नहीं होगा। तो मुकेश अग्निहोत्री से मैं पूछता हूँ, क्या वो अपने आप गया? क्या आपने उसको नहीं भेजा होगा वहाँ पर? अगर वो अपने आप गया तो आपने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया है? विरोध नहीं किया उसका। अगर मान लो मुकेश अग्निहोत्री ने विनोद बिट्टू को, ब्लॉक प्रेसिडेंट को, वहाँ डीसी ऊना के पास नहीं भेजा इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए, तो उसके ऊपर एक्शन क्या लिया? निकालता उसको पार्टी से, बयान देता कि मेरा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है अपने आप ये काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि ऐसी कोई नहीं जाता है। मेरा मंडल अध्यक्ष तभी जाएगा जब हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, हम सलाह मशवरा करके जाते हैं। ऐसा उन्होंने किया, नंबर 1। नंबर 2, जब इससे बात नहीं बनी विपक्ष की, तो फिर क्या हुआ? कुछ लोग कांग्रेस के लोगों को उकसाया और प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन करवाई, और पिटीशन में झूठ लिखा
झूठ यहाँ तक लिखा कि पोलियाँ बीत का जो जंगल है जहाँ सैकड़ों भालू रहते हैं। क्यों लिखे? ताकि स्टे हो जाए। वो हरीश कुमार, वो रींदर कुमार कौन है? क्या रींदर कुमार कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी नहीं है, पुराना कार्यकर्ता नहीं है? हरीश कुमार को क्या मुकेश अग्निहोत्री ने 28 अगस्त को उसके घर जाकर सम्मानित नहीं किया? जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में केस किया उसको सम्मानित किया। और 28 अगस्त 2020 का, पत्रकार बंधु है, 28 अगस्त 2020 का आप मुकेश अग्निहोत्री का फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हैं। उसमें हरीश कुमार की फ़ोटो लगी है। मुकेश अग्निहोत्री इसको माला पहना रहा है, सर पे हरी टोपी पहना रहा है, शॉल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट में गया है। क्यों गया हाई कोर्ट में? ताकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोर्ट से रोक लग जाए, स्टे हो जाए और हरोली का प्रोजेक्ट ना जाए। अब आपके मन में भी प्रश्न होगा, मेरे मन में भी प्रश्न है। शुरू में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक जनप्रतिनिधि जिसे 4 बार उस इलाके की जनता ने चुना, सर आंखों पर बिठाया, प्रदेश सरकार में 1 बार नहीं 2-2 बार सरकार में काम करने का मौका दिया, वो व्यक्ति आखिर वो ऐसे कारण क्या होंगे कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट के विरोध में चला गया जो 40,000 लोगों को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट था? आखिर विरोध क्यों किया? जहाँ तक मुझे समझ आती है, कांग्रेस के लोगों ने आज़ादी के बाद से विकास के काम नहीं किए। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को उनके पांव पर खड़ा नहीं किया। इनकी जो कार्यप्रणाली ये रहती है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में ये नारे लगाते थे, लोगों को लालच देते थे, वो गुमराह करके जीत जाते थे। आज भी कांग्रेस के लोग यही चाहते हैं कि बड़े बड़े काम ना हो। अगर मान लो ये बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, अब तो आएगा, आ गया है, अब तो आ गया है, मुझे तो डे 1 से पूर्ण विश्वास है कि आएगा, अब तो आ गया है कि प्रोजेक्ट आ जाएगा। अगर तब की बात कह रहा हूँ जब उन्होंने प्लानिंग की होगी, तो यहाँ हज़ारों हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास रोज़गार नहीं होगा। हमारे पास तो नौजवान कम हो जाएंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ जाएंगे, तो नौजवान हमारा पाँव पर खड़ा हो जाएगा, हर परिवार के पास रोज़गार होगा। तो ये भ्रष्टाचार के जो 2-2 हज़ार के नोट है, लेने वाला कौन होगा? ये 2-2 हज़ार के नोट तभी लेंगे जब वो आर्थिक दृष्टि से इतने मजबूर होंगे, कमज़ोर होंगे, तब लेंगे वो। इसलिए चाहते हैं कि लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहें, गरीब बने रहें, ताकि इनके 2,000 का नोट लेते रहें और वोट डालते रहें। वो जो एक इनका कार्य करने का तरीका है, ये उसके ऊपर एक चोट है। हमने हरोली के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक युवा को, प्रत्येक बेरोजगार को उसके पाँव पर खड़ा करना है। और 3 साल के अंदर मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। काम तो अभी शुरू हो रहा है। हरोली में कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचेगा। ये तो आए, एक प्रोजेक्ट और भी हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं लाने की। जी। तो सर कुछ ये कहा था कि रफ्तार जो है सुस्त ना रहे, क्योंकि पीजीआई का भी काफ़ी समय की घोषणा के बाद उसका काम शुरू हुआ है, तो इसकी रफ्तार कैसी रहेगी? ये कब तक इसका जो जो शुरू हो जाएगा, जो प्रक्रिया है? देखिए ऐसे है, जब शुरू में इसकी गाइडलाइंस 2020 में आई थी और ये प्रोजेक्ट का प्रोसेस ही 2020 से शुरू हुआ। जुलाई 2020 से गाइडलाइंस नोटिफाई हुई। उन गाइडलाइंस में ये कहा था कि इसकी लंबी प्रक्रिया है इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की। और उस समय ये कहा था कि जब किसी राज्य के लिए ये जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाएगा, उसके बाद 180 डेज़ यानी कि 6 महीने में DPR सबमिट करनी थी। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जब हमें जो सेंक्शन लेटर दी है, नोटिफिकेशन हुई, उसमें लिखा है कि आपको 180 दिन की बजाय 90 दिन में DPR सबमिट करनी है। और संदीप जी, मुझे बताते हुए कितना हर्ष हो रहा है। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एडवांस में DPR पर अधिकांश काम कर लिया था। तो हमें पूर्ण विश्वास था कि इस तरह की प्रपोजल हमने दी है, ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। और हम 10 सितंबर तक, जो काम 3 महीने बाद तक होना था, हमने 10 सितंबर तक इसकी DPR दे देंगे। कल हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने विभाग को दिशा निर्देश दे दिए। सितंबर में सारी इसकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और सितंबर के आखिर तक धरातल पर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक धरातल पर काम शुरू हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और करके दिखाएंगे। सर और ये सुना है कि PM मोदी ऑनलाइन इसका वर्चुअल उद्घाटन कर सकते हैं बिलासपुर दौरे के दौरान। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि कुछ ना कुछ, ये लोगों की उम्मीद है कि PM मोदी हरोली में भी आए और विधिवत इसका यहाँ से भी शुभारंभ करें। क्या मैं इस संभावना पर है? आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है, और प्रधानमंत्री जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं किसी न किसी तरीके से। जब उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, तो
हमारे शीर्ष नेतृत्व भी इसके लिए प्रयास कर रहा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जिन्होंने अपने हाथों से प्रोजेक्ट दिया है, अगर वो शो इसका भूमि पूजन किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा होता है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, हरोली की जनता के लिए क्या होगी। पंजाब केसरी की शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। तो कुल मिला के मुझे अपना ही एक शेर याद आता है कि है बाकी मेरा मकाम अभी और बाकी अभी कई काम हैं, होगा चौड़ा सीना जिस पे वो बाकी अभी सलाम है। तो हमें उम्मीद है कि प्रोफेसर राम कुमार जी आगे भी इसी तरीके के काम करते रहेंगे, जिस पर ना सिर्फ इनका बल्कि हरोली की जनता का भी सीना चौड़ा होता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।